स्वाति हिंदी विशेष कक्षा 12वीं के अंतर्गत एक नए अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आज का हमारा विषय क्या है समझते हैं, देखते हैं क्या है। आज का हमारा जो विषय है वह है उदय शंकर भट्ट जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित जो अध्याय है नए मेहमान है ना, उसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये है उदय शंकर भट्ट जी का जीवन परिचय। चलिए आगे पढ़ते हैं, इनके विषय में समझते हैं, जानते हैं। उदय शंकर भट्ट, इनका जो जीवन परिचय दिया हुआ है। एकांकियों नाटक के सिद्धांत लेखक उदय शंकर भट्ट का जन्म 3 अगस्त सन 1898 में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ। इटावा में आपकी ननिहाल भी थी। आपका परिवार साहित्यिक गतिविधियों में गहरी रुचि रखता था। आपने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी की शिक्षा इटावा में प्राप्त की। जब ये मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में थे, इनके सिर से माँ बाप का साया उड़ गया। आपने काशी विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात पंजाब से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण। इसके पश्चात आपने कलकत्ता से काव्य तीर्थ की उपाधि अर्जित की। 1923 में जीविका की तलाश में आप लाहौर चले गए। वहां संस्कृत और हिंदी का अध्यापन कार्य किया। साथ ही इस दौरान आपने अध्ययन में भी रत रहे। जब भारत का बंटवारा हुआ तो भट्ट जी लाहौर छोड़कर दिल्ली आकर बस गए। आपने आकाशवाणी में सलाहकार के पद को सुशोभित किया। कुछ वर्षों तक आप आकाशवाणी के नागपुर और जयपुर केंद्रों पर प्रोड्यूसर रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने स्वतंत्र रूप से कहानी, उपन्यास और आलोचना, नाटक इत्यादि पर लेखन कार्य किया। 22 फरवरी 1966 को आपका देहावसान हो गया। ये जो पढ़ रहे हैं वह है उदय शंकर भट्ट जी का जीवन परिचय। चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं। इसमें और दिया है। अब इनकी जे दी है साहित्यिक सेवा। भट्ट जी का प्रथम एकांकी संग्रह अभिनव एकांकी के नाम से सन 1940 में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक इत्यादि अनेक विषयों पर एकांकियों की रचना की, जिनमें समस्या काल, पर्दे के पीछे, अभिनव एकांकी, अस्तोदय, धूप शिखा, वापसी और इस प्रकार से एकांकी इत्यादि आपके प्रतिनिधि एकांकी संग्रह माने जाते। बहुमुखी प्रतिभा के धनी उदय शंकर भट्ट जी ने नाटक, कविता, उपन्यासों की रचना की है। चलिए इनकी भाषा शैली। भाषा शैली में भट्ट जी ने अपने साहित्य का सृजन सरल, स्थिर और चुलबुली बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। भाव व पात्रों के अनुसार उनकी भाषा का रूप बदलता रहता। उनकी भाषा में उर्दू के शब्दों का बाहुल्य, जैसे ओ, फायदा, बेहद, हर्ष इत्यादि। संस्कृत शब्दावली का प्रयोग यत्र तत्र दिखाई दे पड़ता, जैसे गृहस्थ, सुसंस्कृति, निर्दयी इत्यादि। संवाद सरल व छोटे छोटे वाक्यों वाले हैं। भट्ट जी की लेखन शैली की एक विशेषता प्रश्नों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति जो उन्होंने की है, जैसे क्या छत तुम्हारे लिए है, कहो तो मैं कहूँ, क्या फायदा इत्यादि। कहीं कहीं वाक्य सूक्ति का सा आभास कराते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भट्ट जी की भाषा सरल, शैली एवं व्याख्यात्मक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं जीवन परिचय, बेटा वो किसके विषय में पढ़ रहे हैं? उदय शंकर भट्ट जी का हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार से उदय शंकर भट्ट जी के आया साहित्य में इनका स्थान। एक सफल नाटककार के रूप में अपनी विशिष्ट छवि वाले बनाने वाले उदय शंकर भट्ट जो है प्रख्यात एकांकीकार भी हैं। उन्होंने युग के अनुरूप चरित्र सृष्टियों की रचना की है। उनके एकांकी रंगमंची होने तथा जीवन की मौलिक समस्याओं से संबंधित होने के कारण मर्मस्पर्शी है। आधुनिक हिंदी एकांकीकारों में भट्ट जी का एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान है। हिंदी एकांकी साहित्य उनके योगदान को सदैव याद रखेगा। ये जो हम पढ़ रहे हैं तो ये जीवन परिचय इसलिए जो कवियों के हैं, जो लेखकों के हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा में आपसे पूछने जाते हैं कि आप किसी भी मतलब जो परिचय आता है वो कवियों के विषय में आप लिखिए, भाषा शैली, उनका साहित्य में स्थान है ना, उनका जीवन परिचय। तो बेटा आपको ये याद भी करना है। तो इस प्रकार से ये हुआ उनका साहित्य में स्थान। अब उनके द्वारा जो रचित आज हम पढ़ेंगे वह है नए मेहमान। क्या पढ़ेंगे? नए मेहमान। एकांकी उदय शंकर भट्ट जी नए मेहमान जो उन्होंने उनके द्वारा रचित
एकांकी है उसके विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं तो वो पाठ का जो सार है, उसका जो केंद्रीय भाव है, या जो पाठ है वो जो नए मेहमान उसका क्या है, उसमें क्या दिया हुआ। तो देश के शीर्षस्थ एकांकीकार उदय शंकर भट्ट जी की प्रबल लेखनी से लिखित प्रस्तुत एकांकी नए मेहमान में लेखक ने सामाजिक जीवन का यथार्थवादी व सशक्त चित्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत एकांकी में आधुनिक महानगरों में रहने वाले निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की कठिनाइयों का एक सरल सी घटना के माध्यम से प्रभावी वर्णन किया है। गृहस्वामी, अब यहाँ पर क्या प्रभावी वर्णन किया है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। गृहस्वामी विश्वनाथ किसी बड़े नगर में अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते थे। कौन रहते थे? विश्वनाथ। गर्मी का मौसम है, कौन सी ऋतु है? गर्मी की। छोटा बेटा बीमार है, उसे खुली हवा वाला सोने का स्थान भी नहीं मिलता। उसी समय पहर रात गए दो जो मेहमान हैं, उनके नाम क्या है? उनका नाम है एक का बाबूलाल और दूसरे का है नन्हेमल, घर पर आ जाते हैं। संकोची स्वभाव वाले विश्वनाथ जी मेहमानों से सही ठिकाना जाने बिना उनकी आव भगत में लग जाते। वो सोचते हैं कि जो मेहमान आए हैं वो उनके यहाँ आए, परंतु उनकी पत्नी मेहमानों के लिए खाना भी नहीं बनाना चाहती। उसका क्या कारण है? उसका कारण वह अपने सिर का दर्द बताती कि भाई मेरे सिर में दर्द है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मेहमान स्वयं को बिजनौर का निवासी, कहाँ से आए थे मेहमान? ये पूछा जाता बस टूरिस्ट क्वेश्चन में, या जो छोटे लघु बिजनौर से आए थे। कहाँ से? बिजनौर से। क्या नाम थे मेहमानों के? बाबूलाल और नन्हेमल। निवासी बताकर जबरदस्ती विश्वनाथ से रिश्ता जोड़कर अपनी खातिर करवाने में लगे हैं। वो जबरदस्ती बोल रहे कि मतलब मैं आपके यहाँ मतलब आया हूँ, आपके मेहमान। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई नहीं जानता, नहीं मानता और जबरदस्ती कोई आता है तो एक बोला जाता है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। इस प्रकार वाला जो एक मुहावरा है वो यहाँ पर चरितार्थ करने में रख है। अंत में यह रहस्य खुलता है कि वे इसी मोहल्ले में रहने वाले कविराज वैद्य के यहाँ आए थे। वो उसी मोहल्ले में रहने वाले किसके यहाँ आए थे? कविराज वैद्य के यहाँ। अतः विश्वनाथ को उन्हें उनके असली गंतव्य तक क्या था? पहुंचाना पड़ता है। इस अप्रत्याशित कष्ट से छुटकारा मिला ही था कि अचानक विश्वनाथ जी का जो साला है वह वहां पर उनके घर में आ जाता है। उसका स्वागत अभावों से भी आत्मीयता के साथ होता है। गृहस्वामिनी सिर में दर्द होने पर भी भाई के लिए प्रेम पूर्वक भोजन बनाती है और ठंडे पानी का प्रबंध करती है और नहाने के लिए भी बार बार कहती है। ये जो पाठ का मैंने आपको सारांश बताया, तो ये बेटा ये जो इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि परिवारों में बहुत सी व्यवस्थाएं नहीं होती। हम में से ऐसे कई परिवार हैं जिनके यहाँ पूरी सुख सुविधाएं या सुख साधन नहीं होते। लोग अपनी जीविका को किस तरीके से चलाते हैं कि, और यदि उसी में एक कमरे का मकान हो, उसी में सारा परिवार रह रहा हो, रात का समय हो जहाँ पंखा ना हो, ठीक से लाइट ना हो, और यदि मेहमान आते हैं तो सोचो उस परिवार को किन चीजों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब चीजों के विषय में जो आज हम पढ़ रहे हैं वह है नए मेहमान, जिसमें कि बताया गया है कि जो एक सामाजिक जीवन का जो यथार्थवादी चित्रण कवि ने इसमें प्रस्तुत किया है, नए मेहमान लेखक ने बताया है। तो इस प्रकार की जो गृहस्वामी जो विश्वनाथ जो है, मतलब जो गृहस्वामी है जो विश्वनाथ जी है, किस प्रकार से वो बड़े नगर में रहना, वहाँ के जो मतलब खर्च हैं, किस तरीके के मकान का जो किराया है वो किस तरीके से वो देते होंगे, और इस प्रकार से उन्होंने जो परिवार की जो हालत है उन्होंने यहाँ पर उसको चित्रित किया है। और इस प्रकार से उन्होंने ये भी बताया कि अचानक आए मेहमान किस प्रकार उनके यहाँ आ जाते हैं, और बिना ये पूछे कि वो मेहमान आए किसके यहाँ है, जाना कहाँ है, वो सीधे उनके घर में आके और जो वो है घर के परिवार के वो उनका क्या करने लगते, स्वागत सत्कार करने लगते। लेकिन जो गृहस्वामिनी रहती है वो उनका स्वागत नहीं करती। तो मेहमान है वो बिजनौर से आए हुए हैं, और
मेहमानों जो घर की जो मालकिन है यानी जो गृह स्वामिनी है वह भोजन नहीं बनाना चाहती, उसका कारण उन्होंने ये बताया कि उनके सिर में दर्द है। इसी प्रकार लेकिन जब उनका भाई आता है ना, विश्वनाथ जी का जब साला आता है तो वो तुरंत के तुरंत भोजन बनाने तैयार हो जाती है, भले ही उनके सिर में दर्द भी होता है या जो भी घर परिवार के लोगों में कितना भी अभाव है, मतलब घर में इतना नहीं है, फिर भी उनके स्वागत सत्कार में लगा था। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब जो एक नए मेहमान को जो लेखक ने लिखा तो उन्होंने एक बहुत मतलब कठिनाइयों भरे मतलब एक परिवार को एक सरल घटना के माध्यम से प्रस्तुत किया। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। इसके बाद है कि किस प्रकार से उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से आगे उसको, तो एकांकी की कथा वस्तु जो है परिचित यथार्थवादी है, ठीक है। एकांकी संकलन त्रय का पूरा निर्वाह हुआ है। पूरा एकांकी एक कमरे में आधे घंटे में घटित हुआ एकांकी हास्य को प्रकट करता है तो जीवन की सच्चाई को भी प्रदर्शित करता है। नाटक का शिल्प रंगमंच रेडियो रूपक दोनों के अनुकूल है। भाषा सामान्य जीवन के निकट और सरल, संवाद को छोटे छोटे और सरल वाक्यों में मतलब वाक्य वाले जिनमें देशक तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण एकांकी जो है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य का प्रदर्शन यथार्थ रूप में करने में सफल हुआ है। इस प्रकार से जो हम पढ़ रहे हैं एकांकी, और इस प्रकार उसमें ये बताया गया कि यदि एकांकी हास्य भी प्रकट करता है तो एकांकी जो है जीवन की कड़वी सच्चाई को भी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार नाटक का जो शिल्प है रंगमंच रेडियो रूपक दोनों के अनुकूल है। भाषा सामान्य जीवन के निकट और सरल, जो अपना एक होता है ना जीवन जीने का जो तरीका होता है और जो एक सरल मतलब जीवन जिया जाता है उसी से संबंधित है, तो भाषा सरल है। और संवाद में जो बोले गए शब्द वो छोटे छोटे मतलब है वाक्यों वाले हैं जिनमें देशक तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हुआ। इस प्रकार संपूर्ण एकांकी जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक सत्य का प्रदर्शन यथार्थ रूप में करने में सफल हुआ। चलिए इसमें कुछ गद्यांश दिए हुए हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे, और ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी आते हैं बेटा, तो उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। और जीवन परिचय जैसे कि मैंने उदय शंकर भट्टी जी का बताया आपको याद करना है, और ये गद्यांश तो आते ही हैं। तो चलिए गद्यांश को पढ़ेंगे समझेंगे। पहला गद्यांश है, बे को हमें मुसीबत में देखकर पसंद होते हैं, उसी दिन मैंने कहा था, कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है? नगद 50 देते हैं तब 4 खाटों की जगह मिलती है। ये जो पूरा गद्यांश दिया है ना बाबा यह नहीं हो सकेगा, मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी, सब हवा रुक जाएगी, उन्हें और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। इस प्रकार से जो दिया आता है। अब आपको इसको पूरा इसका जो गद्यांश का जो संदर्भ है और जो प्रसंग है उसको आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं इसके संदर्भ और प्रसंग को पढ़ते हैं। जैसे ये दिया है संदर्भ, ठीक है। प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के नए मेहमान नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक देश के शीर्षक एकांकीकार उदय शंकर भट्ट हैं। प्रसंग क्या है? बड़े नगरों में किराए के मकान में रहने वालों के मध्यम वर्गीय समाज की परेशानियों का चित्रण अति सरल सामान्य बोलचाल के माध्यम से किया गया। अब इसकी जो व्याख्या है, ये हुआ इसका संदर्भ, ये हुआ इसका प्रसंग और ये इसकी व्याख्या। अब व्याख्या में क्या दिया है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया, अभी पाठ का जो मैंने सारांश समझाया था कि किराए के मकान में रहने वाले मध्यम वर्गीय समाज की परेशानियां का जो चित्रण है बहुत ही सरल और सामान्य बोलचाल के माध्यम से। गर्मी का मौसम है, सोने के लिए खुली जगह की कमी है, परंतु पड़ोसी की छत क्या है, खाली होने पर भी कोई भी पड़ोसी उसे उपयोग में नहीं ला सकता है। जो रेवती है, क्या नाम जो हमने पढ़ा कि गृहस्वामी का रेवती पति से क्या कहती है कि पड़ोसी पड़ोसी को दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसा वो अपने पति से बात कर रही है। छत पर बच्चों को सुलाने की पूछने पर कहती है कि ऊंचा किराया देने पर भी ऐसा मकान मिला है, मतलब मैं ज्यादा किराया दे रही हूँ जिससे मुझे ऐसा मकान प्राप्त हुआ। जिसमें खुली छत है, यह छत दूसरों के प्रयोग के लिए ना होकर अपने, उन्होंने कहा कि भाई मैंने
क्या किया, ऊंचा किराया दिया है, मकान ऊंचा किराया देने वाली ऐसा मकान जिसमें खुली छत है, यह छत दूसरों के प्रयोग के लिए ना होकर अपने लिए। दूसरों की खाट डालने से हवा रुक जाएगी तथा लाला को नींद भी नहीं आती। मूल में भावना यह है कि छत किसी को नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये एक जो मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है कि भाई हमें खुद भी इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हमें पड़ोसी की भी मदद नहीं करना। तो यहाँ पर जो विशेष दिया गया है क्या है, पड़ोसी के स्वार्थी स्वभाव का यहाँ पर चित्रण, भाई वो केवल अपना स्वार्थ समझ रहा है, किसी की परेशानी को नहीं समझ रहा। दूसरा, भाषा सामान्य बोलचाल की जिसमें देशज शब्द जैसे खाट है ना, उर्दू शब्द है ना, और फिर क्या है जैसे मुसीबत का प्रयोग हुआ। फिर तीसरा, बात करके संक्षिप्त किंतु प्रभाव, छोटे बात लेकिन बड़े ही प्रभावशाली जो प्रभाव डालने वाले। इस प्रकार बेटा हमने आपको यहाँ पर अभी आज इसको आगे अपन और पढ़ेंगे थोड़े इसके जो गद्यांश प्रश्नोत्तर वगैरह, और आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। यही प्रश्नोत्तर में और गद्यांश में सब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आप पढ़ते रहिए इसको, परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी करिए और लिख करके आप कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए, या प्रश्नोत्तर वगैरह जो है बहुत छोटे छोटे जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है बहुविकल्पी जो आपके पाठ के पीछे भी दिए हुए रहते हैं, उनको अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर है, इनको तैयार करिए। पाठों के गद्यांश लेखक परिचय इनको याद करिए। तो आप बेटा अच्छी परीक्षा की तैयारी करते चलिए। मुझे आशा है कि आप लोग सब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे परीक्षा की, कि आप बहुत अच्छी तैयारी करेंगे सभी बच्चे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आगे की क्लास में इसको अपन और